दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। उत्पल सरकार, जोगेश चंद्र राय, सुपर्णा राय, शांतो चंद्र दास, अमृत मंडल, बजेंद्र विश्वास, प्रांतोष कर्मकार, खोकन चंद्र दास, राणा प्रताप बैरागी, मिथुन सरकार, शरत मणि चक्रवर्ती और दीपू चंद्र दास। ये सिर्फ चंद नाम नहीं है, ये कोई आंकड़े भी नहीं है, ये किसी फाइल में दर्ज फुटनोट भी नहीं है। ये हर एक नाम एक इंसान से जुड़ा हुआ है। हर नाम के पीछे एक परिवार था, एक मां थी, एक पिता था, एक पत्नी थी, बच्चे थे, और इन सभी का सपना था कि वो अपने ही देश में सम्मान के साथ इंसान की तरह जी सकेंगे। लेकिन उनके ही देश में उनकी चिता सजा दी गई और उनके ही शहर को बना दिया गया उनका शमशान। किसी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला, तो किसी को पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया गया, तो किसी की गर्दन पर नुकीला चाकू चलाकर उसे कत्ल कर दिया गया, तो किसी को जिंदा ही जला दिया गया। और जानते हैं इनका अपराध क्या था, इनका गुनाह क्या था? इनका जुर्म यह था कि ये बांग्लादेश के हिंदू थे। वो बांग्लादेश जहां हिंदू होना आज सबसे बड़ा पाप है। बांग्लादेश में पिछले 35 दिनों में मजहबी उन्मादी भीड़ ने 12 हिंदुओं की हत्या कर दी है। इसलिए आज हम आपको पूरा सच में इन हिंदुओं की दर्दनाक दास्तां सुनाएंगे, उनकी आवाज उठाएंगे और साथ ही बताएंगे कि आखिर कौन है वो जिसे हिंदुओं की लाशों पर चाहिए ढाका की सत्ता। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नर्क बन चुका है। मजहबी कट्टरपंथी रोज किसी ना किसी हिंदू की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। मजहब के नाम पर अंधी हुई भीड़ प्रतिदिन रोज किसी ना किसी हिंदू के शिकार पर निकल जाती है। इस नफरती ब्रिगेड के ताजा शिकार का नाम है मिथुन सरकार, जिसने मजहबी भीड़ से बचने के लिए एक नहर में छलांग लगा दी, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बच पाई और 4 घंटे बाद नहर से उसका बेजान शरीर बाहर निकला। यह दर्दनाक घटना बांग्लादेश के नौगांव जिले की है, जहां कुछ लोगों ने हाट चकगोरी बाजार इलाके में मिथुन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जिसके बाद भीड़ ने उसे घेर लिया। मिथुन जैसे तैसे भीड़ से बचकर भागने लगा। भीड़ उसका पीछा कर रही थी, उसे मारने के लिए नारे लगा रही थी। मिथुन जब भागते भागते थक गया और उसे कोई दूसरा चारा नजर नहीं आया तो वो एक नहर में कूद गया, लेकिन भीड़ ने तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नहर को घेर लिया और मिथुन के निकलने का इंतजार करने लगे, लेकिन मिथुन बाहर कैसे निकलता? डूबने से उसकी मौत हो चुकी थी। बाद में पुलिस को सूचना मिली और उसने फायर सर्विस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और करीब 4 घंटे गोताखोरों की मदद से मिथुन का शव नहर से ढूंढने के बाद बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस भी यह मान रही है कि मरने वाला मिथुन किसी चोरी में शामिल नहीं था। मिथुन की उम्र 25 साल बताई जा रही है और उसकी दर्दनाक मौत के बाद उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। আমার জুনারে কি করে গেল আমার तो सुनिए आपने दर्दनाक पुकार। एक 25 साल के हिंदू युवक की मां चीख चीख कर अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है, लेकिन ढाका में बैठी यूनुस सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। ना तो वो ये पुकार सुन रही है और ना ही इस पर कुछ बोल पा रही है। लेकिन ये दर्द सिर्फ मिथुन के परिवार का नहीं है। इसी दर्द से नरसिंदी जिले के रहने वाले शरत मणि चक्रवर्ती का परिवार भी गुजर रहा है।
40 साल के शरत अपने घर के पास बाजार में किराने की दुकान चलाते थे। 5 जनवरी की रात 11 बजे वो दुकान से वापस घर आ रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और मौके से उन्हें मारकर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल शरत ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस की सुरक्षा के बीच शरत का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। शरत का गुनाह सिर्फ इतना था कि उन्होंने फेसबुक पोस्ट लिखकर इंसाफ की आवाज बुलंद की थी। 19 दिसंबर को मणि ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर देश में बढ़ती हुई हिंसा पर चिंता जताई थी और अपने इलाके को मौत की घाटी बताया था। इस पोस्ट को ही शरत की हत्या की वजह माना जा रहा है, क्योंकि हत्यारों ने वारदात के दौरान ना तो कोई लूटपाट की, ना उनका मोबाइल छीना और शरत की मोटरसाइकिल वहीं मौके पर छोड़कर फरार हो गए। शरत चक्रवर्ती की हत्या के विरोध में कई व्यापारियों और बांग्लादेश के हिंदू संगठन हिंदू महाजोत के कार्यकर्ताओं ने आज स्थानीय बाजार में न्याय की मांग करते हुए मानव श्रृंखला बनाई। प्रदर्शनकारियों ने हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को तुरंत पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटों में दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो यह आंदोलन और बड़ा हो जाएगा। स्थानीय लोगों का भी मानना है कि शरत की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और इस हत्या के पीछे कट्टरपंथी तत्वों का हाथ हो सकता है। आप भी सुनिए लोगों का क्या कहना है। উনি আমাদের প্রতিবেশী, সে এলাকায় সবার কাছে সুপরিচিত, ছোট বড় সবার কাছে সুপরিচিত এবং এলাকায় সে তার কোনো দুর্নাম নেই, কিন্তু বাইরে কি করে না করে এটা আমাদের জানা নেই এবং যে এলাকায় কি বাইরে কি কেউ কোথাও সঙ্গে কোনো শত্রুতা আছে কিনা এটাও আমাদের জানার বাইরে। আগামীকালকে সন্ধ্যার সময় মাগরিব বাদ এই মাগরিবের একটা আঘাত হয়তো কে বা কারা তার আততায়ীদের গুলিতে সে নিহত হয়েছে। तो 5 जनवरी को ही जैसोर जिले में भी एक हिंदू पत्रकार और व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यहां के मुनीरामपुर इलाके में एक आइस फैक्ट्री मालिक राणा प्रताप बैरागी को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। वो कपलिया बाजार में आइस फैक्ट्री चलाते थे और दैनिक बीडी अखबार नाम के कार्यकारी संपादक भी थे। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बाइक पर सवार 3 हमलावर उन्हें फैक्ट्री से बाहर बुलाकर एक गली में ले गए और सर में नजदीक से गोली मारकर फरार हो गए। बैरागी की मौके पर ही मौत हो गई और बाद में पुलिस ने घटनास्थल से 7 खाली कारतूस बरामद किए। बताया गया है कि बैरागी प्रोटेक्शन मनी के नाम पर कट्टरपंथी इस्लामी लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए पैसे तक दे रहे थे। रिश्तेदारों ने बताया कि 37 साल के बैरागी ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 3 लाख टका प्रोडक्शन मनी के रूप में दिए थे, लेकिन इसके बाद भी उनकी हत्या कर दी गई। वहीं बैरागी के पिता तुषार कांति बैरागी ने दावा किया है कि उनके बेटे का किसी से कोई विवाद नहीं था। बैरागी के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने इलाके का एक जाना माना नाम थे। राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के कारण उन्हें हिंदुओं की आवाज माना जाता था और वो लगातार अपने अखबार में लेख लिखकर हिंदुओं की समस्याओं को उठाते रहते थे। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और अत्याचार का ये अंतहीन सिलसिला जारी है। इस बर्बरता ने ढाका से लगभग 150 किलोमीटर दूर अपने गांव में दवा और मोबाइल बैंकिंग का व्यवसाय चलाने वाले खोकन चंद्र दास की भी जान ले ली। नए साल की पूर्व संध्या पर कुछ कट्टरपंथियों ने न केवल उन पर धारदार हथियारों से वार किया, बल्कि पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा आग के हवाले कर दिया था। जान बचाने के लिए वो सड़क किनारे तालाब में कूद गए थे, जिससे आग तो बुझ गई, लेकिन उनका चेहरा और शरीर पूरी तरह से जल गया था। इसके बाद पहले उन्हें शहर के नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, बाद में हालात बिगड़ने पर ढाका पहुंचाया गया, जहां वो जिंदगी की जंग लड़ते रहे और आखिरकार 3 जनवरी को उनकी मौत हो गई। बांग्लादेश में 15 दिनों के भीतर यह ऐसी दूसरी घटना थी जिसमें किसी हिंदू को जलाकर मार डाला गया था। खोकन चंद्र दास के परिवार ने बताया कि वो 31 दिसंबर की रात दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी भीड़ ने उन पर हमला किया और उन्हें जला दिया। आप भी सुनिए उनकी पत्नी सीमा दास ने इस घटना के बाद क्या कहा था। নিরীহ ঠান্ডা মানুষ দোকান থেকে আসতে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে আইছে, মানে বাড়িতে ঢুকতে 1 মিনিট লাগবে, ওই সময় রাস্তায় বেরিয়ে 3টে লোক আটক করছে। মাথার উপর একটা কোপ দিছে, পড়ে গেছে, পর প্যাডের উপর 3টে কোপ দিছে, প্যাডের নারী দুরি সব বাইরে গেছে।
তারপর পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরে দিছে, তারপর পুষ্কুনি আসলো, পুষ্কুনির মধ্যে লাফ দিছে, লাফ দিয়া সাইডে একটা বাড়ি আসলো, ওই বাড়ির ভিতরে ঢুকছে, তারপরে তার হাতে হাতে ধরেছে আরে বসাইয়া। तो बांग्लादेश में इस समय सबसे बड़ा कोई अपराध है तो वो है किसी इंसान का हिंदू होना। सिर्फ हिंदू होने की वजह से ही उस इंसान की जान कौड़ियों से भी सस्ती हो जाती है। हमने आपको अब तक मिथुन, शरत राणा बैरागी, खोकन दास की हत्याओं की दर्दनाक दास्तां सुनाई, लेकिन यह संख्या सिर्फ इतनी नहीं है। पिछले लगभग 35 दिनों में बांग्लादेश में कम से कम 12 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की गई है। इसमें सबसे भयानक था दीपू दास हत्याकांड। 18 दिसंबर को मेमनसिंह जिले में इस्लामिक भीड़ ने दीपू दास की निर्ममता से हत्या कर दी थी। दीपू दास की हत्या को जायज ठहराने के लिए मजहबी उन्मादियों की भीड़ ने उन पर ईश निंदा का आरोप लगाया था। हिंदू दीपू दास को न केवल पीट पीट कर मौत के घाट उतारा गया, बल्कि बाद में उनके शव को सार्वजनिक रूप से आग लगाकर एक चौराहे पर टांग दिया गया। दीपू दास का शव जब धू धू करके जल रहा था तो उन्मादी भीड़ मजहबी नारे लगा रही थी। वहीं चटगांव में 23 दिसंबर को कई हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए। घटना के वक्त इन घरों में कई लोग मौजूद थे। जब लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाजे बाहर से बंद हैं। फिर उन्होंने बांस और टीन की दीवारें जो थी उन्हें काटा और किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और कई हिंदू परिवार पलायन कर गए हैं। वहीं खुलना में भी एक हिंदू रिक्शा चालक गोविंद विश्वास के साथ मारपीट की गई। गोविंद का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने अपनी कलाई पर लाल कलावा यानी हिंदुओं का पवित्र धागा पहनने का अपराध किया था। उसके हाथ में कलावा देखते ही मजहबी भीड़ भड़क गई और उस पर हमला कर दिया गया। मामले को दबाने के लिए इलाके की पुलिस ने गोविंद पर भारतीय जासूस होने के आरोप लगाए हैं। इसी तरह 24 दिसंबर को रजवाड़ी इलाके के 30 साल के हिंदू युवक अमृत मंडल को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। वहीं 29 दिसंबर को बांग्लादेश के अर्धसैनिक बल अंसार वाहिनी के हिंदू सदस्य वजेंद्र विश्वास को मेमनसिंह जिले में फैक्ट्री के साथी जो उनके थे उन्होंने नोमान मिया जिसका नाम था उसने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो बांग्लादेश में बर्बरता की इंतहा तो तब हो गई जब एक हिंदू विधवा के साथ न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया गया बल्कि 40 वर्षीय महिला को पेड़ से बांध दिया गया और उसके बाल काट दिए गए। इस पर आरोपियों की हिमाकत ये देखिए कि उन्होंने इस भयानक यातना का वीडियो भी बनाया और बाकायदा उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। इस घटना से बांग्लादेश के झेनइदा जिले के कालीगंज इलाके में हुई यह घटना। और दरअसल महिला ने करीब 2 साल पहले गांव में एक घर और जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदने के बाद से ही आरोपी शाहीन और लगातार उसे परेशान कर रहा था और उसने पैसे भी मांग रहा था उससे। और शनिवार शाम यानी 3 जनवरी को विधवा हिंदू महिला के 2 पुरुष रिश्तेदार उससे जब मिलने आए तो उसी दौरान शाहीन और हसन जबरन उसके घर में घुस आए। उन्होंने महिला रिश्तेदारों को एक कमरे में बंद कर दिया और दूसरे कमरे में विधवा महिला के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद महिला को न सिर्फ पेड़ से बांधकर पीटा गया बल्कि उसके बाल भी काट दिए गए। इस बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के एक संगठन ने चुनाव से पहले हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर चिंता जताई है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने एक बयान जारी करके कहा है कि दिसंबर 2025 में कम से कम 51 घटनाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाया गया है, जिसमें हत्या के 10 से ज्यादा मामले भी शामिल हैं। इस बयान में आगजनी, बलात्कार और लूट की घटनाओं का पूरा विवरण दिया गया है। परिषद के एक सदस्य काजल देबनाथ ने कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय बहुत डरा हुआ है। इस बीच बांग्लादेश आवामी लीग के छात्र इकाई जो है उनकी उसका नाम है बांग्लादेश स्टूडेंट्स लीग, उसके जो अध्यक्ष हैं सद्दाम हुसैन ने आरोप लगाया है कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के पीछे यूनुस सरकार की भी भूमिका है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। The case of Dipu Chandra Das, who was attacked and killed, burned alive, and I think this became new normal in Bangladesh. Minorities, Hindus, Buddhists, Christians, and the people of the hill, they are created like this actually. So this is not a isolated case actually. This is the
common characteristics of the current situations. And according to Hindu, Buddhist, Christians, rights groups, more than 3,000 minority attacks happened after 5th August 2024. And in the government, the state machinery, the state apparatus played a role in the cases of minority persecution. There are lots of killings. There are lots of arson attacks. There are lots of events of rape, actually. The business has been cancelled or whatever they can. And whenever just for being Hindu or Buddhist or Christian, the government jobs has been curtailed. So this is actually happening in Bangladesh. So actually, you can say a sort of Talibanization is going on in Bangladesh right now. तो आपने सुना छात्र नेता सद्दाम हुसैन ने क्या कहा। उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही। पहली ये कि हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा में यूनुस सरकार भी शामिल है। वहीं दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इस समय बांग्लादेश का तालिबानीकरण हो रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश का तालिबान आखिर है कौन? क्या सद्दाम का इशारा कट्टरपंथी पार्टी जमात-ए इस्लामी की तरफ है? जमात ने न केवल बांग्लादेश में सरिया कानून लागू करने की मांग करती है, वो ये कानून चाहते भी हैं, बल्कि जमात को पाकिस्तान की कठपुतली भी माना जाता है। जमात की हिंदुओं से नफरत बहुत पुरानी है, इसका बहुत लंबा इतिहास है। और जहां तक बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनाव की बात है, तो इसमें जमात सबसे बड़ी ताकत बनती हुई दिख रही थी। कुछ दिनों पहले तक जमात ने 8 इस्लामिक पार्टियों का गठबंधन भी बना लिया था और जमात को यह लग रहा था कि वो सत्ता पर काबिज हो जाएगी। लेकिन अब उसका सारा कैलकुलेशन बिगड़ गया है और इसकी वजह है बीएनपी की बढ़ती हुई लोकप्रियता। चुनावों से ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की मौत से उपजी सहानुभूति और उनके बेटे तारिक रहमान की शानदार वापसी से बीएनपी आने वाले चुनावों में जमात से बहुत आगे निकलती दिखाई दे रही है। और अमेरिका के जाने माने इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि आगामी चुनाव में बीएनपी को सबसे ज्यादा सीटें संसद में मिल सकती हैं। जाहिर है इसी से घबराकर जमात-ए इस्लामी ने मजहबी भावनाओं को भड़काना शुरू कर दिया है, जिसका निशाना बांग्लादेश के हिंदू बन रहे हैं और आए दिन उनकी हत्याएं हो रही हैं। आइए सुनते हैं इस बारे में जानकारों की क्या राय है। Because you see, end of the day, politics is a game of power. They all want power. So BNP is there, which is soft Islamic, anti-India. Then you have Jamaat, which is hard Islamic and hard anti-India. Then you have the Citizens National Party of the Students, which is again soft Islamic, but which seems anti-India, even hard or soft there. And then you have Mr. Yunus, we don't know where he will go. And then you also have people of the Awami League. तो बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और उसका नाम हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान हो या आज का बांग्लादेश, यहां ज्यादातर समय इस्लामिक कट्टरपंथियों का बोलबाला रहा है और इसकी गवाही देते हैं यहां घटती हुई हिंदुओं की जनसंख्या के आंकड़े। आइए जनसंख्या के आंकड़ों के जरिए देखते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं की दुर्दशा क्या है। इन आंकड़ों के मुताबिक आजादी से पहले 1941 में पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में पड़ने वाले हिस्से में 28% 28% हिंदू आबादी थी। आजादी के बाद 1951 में हिंदुओं की आबादी पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में थी 22% यानी 22%। 1961 में हिंदुओं की आबादी हो गई 3% कम होकर 18%। इसके बाद अगली जनगणना हुई 1974 में, तब तक पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था, बांग्लादेश तब तक आजाद हो गया था और इस साल हिंदुओं की जनसंख्या यहां पाई गई 13%। और 2022 में जारी हुए एक आंकड़े के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या बची है सिर्फ और सिर्फ 8%। तो बांग्लादेश में जमात-ए इस्लामी जैसे संगठनों के अत्याचारों की वजह से, मुस्लिम कट्टरपंथियों की जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, जो हिंसा की आदत है, उसकी वजह से हिंदू आबादी जिस तेजी से घट रही है, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ समय में बांग्लादेश में हिंदू लुप्त प्राय हो जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदू कैसे कम हो रहे हैं, इसकी बानगी कई रिपोर्ट्स में देखने को मिलती है। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अबुल बरकत की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 40 सालों के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश में हर साल 2,30,000 हिंदू
देश छोड़ देते हैं, यानी बांग्लादेश छोड़ देते हैं। यानी हर रोज प्रतिदिन 632 हिंदू बांग्लादेश से गायब हो रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसी गति से, इसी रफ्तार के साथ हिंदुओं का पलायन होता रहा तो 25 साल बाद बांग्लादेश में कोई भी हिंदू नहीं रहेगा, ना बचेगा। आइए देखते हैं कब कब और कैसे कैसे हिंदू आबादी बांग्लादेश में कम हुई। 1947 से 1951 के बीच पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई। भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि इस दौरान करीब 25 लाख हिंदू भारत आ गए। वहीं 1971 में जो पाकिस्तान की सेना ने हिंसा की थी, उसके बाद करीब 80 लाख हिंदू भारत आ गए थे, जिसमें से करीब 15 लाख हिंदू फिर कभी बांग्लादेश वापस नहीं गए। इनमें से 65 लाख बांग्लादेश वापस चले गए थे। और यह भी माना जाता है कि 1971 में पाकिस्तानी सेना और रजाकार जो जमात के लोग थे, इनके हाथों करीब 10 लाख हिंदू मारे गए। वहीं स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क की प्रोफेसर साची दस्तीदार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 77 सालों में बांग्लादेश से करीब 4 करोड़ हिंदू गायब हो चुके हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार ना होता, वो पलायन नहीं करते, तो आज उनकी संख्या इस समय बांग्लादेश में करीब 6 करोड़ होती, जबकि इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या है सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख लोगों की। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे दिल्ली के तुर्कमान गेट पर किसके इशारे पर आए पत्थरबाज। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हिंसा भड़क गई। कोर्ट के आदेश पर हो रही नगर निगम की इस कार्रवाई के खिलाफ जो दंगाई थे, उनकी भीड़ जमा हो गई और बुलडोजर एक्शन के विरोध में पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया इस भीड़ ने, जिसमें 5 पुलिस वाले घायल हो गए। और पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इस मामले पर अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के इमरान मसूद जो सांसद हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि अतिक्रमण के नाम पर मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने इसे वक्फ की जमीन बताया है। वहीं दिल्ली सरकार और बीजेपी ने कोर्ट के आदेश पर हुई इस कार्रवाई का पूरी तरह से समर्थन करते हुए इसे वैध बताया है, लीगल बताया है। इस मामले में याचिकाकर्ता प्रीत सुरोही का कहना है कि यह कॉम्प्लेक्स और अवैध निर्माण पब्लिक जमीन पर है और इसका मालिकाना हक PWD और MCD के पास है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जो मस्जिद के इर्द गिर्द जो व्यावसायिक
प्रतिष्ठान बने थे उनके खिलाफ कोर्ट का निर्देश था। उस कोर्ट के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई पर रोकना, कानून सम्मत तरीके से हो रही कार्रवाई को रोकना गलत है। दोषियों को दंडित किया जाएगा और जो कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया। वहाँ पत्थरबाजी की गई, ये बहुत दुखद है। दिल्ली में कहीं से भी ये स्वीकार नहीं है। दिल्ली पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई। ये पत्थरबाजी कहाँ से लोगों ने सीख लिया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मैंने दरगाह फैज़ इलाही कॉम्प्लेक्स के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की तो मैंने उसमें पाया कि यहाँ पर पब्लिक लैंड के ऊपर कब्जा करके बारात घर बनाया हुआ है और डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया हुआ है, डायलिसिस सेंटर बनाया हुआ। जब मैंने उस ज़मीन की मतलब ऑनरशिप की जांच की तो मुझे पता लगा कि इसकी ऑनरशिप MCD के पास है, इसकी ऑनरशिप जो है PWD के पास है, जिसमें 2512 स्क्वायर मीटर जो लैंड है PWD की है, 36,428 स्क्वायर मीटर लैंड जो है वो MCD की है। उसके बाद मई से लगातार अक्टूबर तक हम चिट्ठियां लिखते रहे MCD को, पर MCD ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज पूरा सच में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।